हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक्स देख लिए थे, गांधी जी के छोटे छोटे मूवमेंट्स देख लिए थे। इस पार्ट में हम बात करेंगे, शुरुआत होगी कि खिलाफत मूवमेंट से, वर्ल्ड वॉर वन एंड द खिलाफत मूवमेंट यहाँ से है। तो इसमें हम थोड़ा सा देखने की ये कोशिश करेंगे कि कैसे जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो उस टाइम पे एक्चुअली एक चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम मिस कर दिया था वो ये था कि 1905 में, ब्रश थोड़ा मोटा ही हो गया है। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम एकता थी, बाद में वो स्प्लिट हो जाएगी। उसके जस्ट बाद ही अगले ही साल मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है बंगाल के ढाका में, जो बांग्लादेश इस समय है। तो एक्चुअली में उस टाइम पे क्या हुआ था कि कहने के लिए तो कांग्रेस दो भागों में बटी थी। 1907 में सूरत स्प्लिट जब हुआ था, सूरत सेशन, तो वहाँ पे कांग्रेस तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी। बट एक्चुअल में कांग्रेस के वहाँ पर तीन टुकड़े हुए थे। तो उसमें मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे और इसके अलावा मुस्लिम लीग थी। तो बात करेंगे बारी बारी से कि इन तीनों को एक साथ लाने का काम कैसे गांधी जी ने किया, और इसके बाद से भाई साहब बवाल मचा देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो, एक बात समझो पहले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 से 1980 तक, तो उसमें मैंने एक चीज़ बता रखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था कि यूरोप के अंदर ही लड़ाई हुई थी, दो ग्रुप बने हुए थे, उसमें फॉर्मेशन हुआ था। तो इसमें क्या था कि पूरी दुनिया में ही इसका असर पड़ने लगा। वो इसलिए क्योंकि जो यूरोपियंस थे, मोस्टली जो यूरोपियंस थे, ये तो यहाँ से निकल करके बाहर कॉलोनीज बना के रखा हुआ था इन्होंने। तो अगर इनके अपने घर में लड़ाई हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पर ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं वहाँ पर भी असर इसका पड़ेगा ही। तो यही हो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर पूरी दुनिया में ही पड़ा। और इसमें क्या था कि जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो ये था कि उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत जो थी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसी में एक चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का थोड़ा सा सिनारियो दिखाने की कोशिश की गई है। होता क्या है कि ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जब वॉर हो रही है तो पहले यहाँ से सामान बनकर बाहर जाते थे, अब सामान बाहर से यहाँ पे मंगाए जा रहे हैं। और केवल सामान ही नहीं मंगाए जा रहे हैं, यहाँ पर क्या था कि लेबर को भी लाना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर वॉर में इन्वॉल्व थे और वॉर के अंदर भी लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़वानी थी। तो इंडिया से या फिर अदर जो कॉलोनीज़ हुआ करती थी वहाँ से लेबरों को उठा उठा के लेके जाया जाता था और फोर्सफुली उनको सोल्जर्स बना के वर्ल्ड वॉर वन में भेज देते थे। एक तो ये चल रहा था अंग्रेज़ों का। आज के ज़माने के यहाँ के लोगों को उठा के ले जाएं कि यहाँ मार लाठी मार मार के ढाई देंगे सब, नहीं। तो इसके वजह से हुआ क्या, एक्चुअली इसके वजह से हुआ ये कि जो यहाँ की आम जनता है, कॉमन पीपल, इनको बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। पहले तो सप्लाई और डिमांड डिस्टर्ब हो गई पूरी की पूरी। इसके अलावा क्रॉप्स उसी बीच में फेल हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि उस समय जो सूखा पड़ा उसकी वजह से इंडिया में जो क्रॉप का सिस्टम पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो गया था, प्रॉपर प्रोडक्शन हो नहीं पाया था। और इसी के ऊपर वो कहते हैं ना कि एक बीमारी खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई, तो यहाँ एक खत्म नहीं हो रही है तब तक दूसरी आके बैठ गई। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया था। एपिडेमिक एक कह सकते हैं कि शॉर्टर एरिया में कोई भी बीमारी स्प्रेड होती है तो एपिडेमिक बोलते हैं उसको। इसके अलावा लास्ट में ये फेमाइन और पेंडेमिक में रिजल्ट हो जाता है। एपिडेमिक ही लिखा है एक्चुअली, तो एक छोटे एरिया में ही स्प्रेड कहेंगे, मान के चलो 2-4 डिस्ट्रिक्ट के बराबर। तो जनरली इससे क्या हुआ कि मल्टीपल रीजंस मिल गए जिसके वजह से इंडिया की इकोनॉमी लगभग बर्बाद हो गई। ब्रिटिशर्स को यहाँ पर जो चीज़ यहाँ से उनको निकाल के लेके जाना था, एक तो लेबर था, दूसरा एक काम ब्रिटिशर्स ने और किया था। वो किया क्या था, तो जैसे ही ब्रिटिशर्स के ऊपर लोड बढ़ता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, यहाँ जो कॉलोनीज थी इनके अंदर उन्होंने टैक्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया यहाँ के लोगों के ऊपर, क्योंकि उनको पैसा चाहिए वॉर में खर्चा करने के लिए। तो टैक्सेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक तो प्रोडक्शन हो नहीं रही थी, सूखा पड़ा हुआ है, ऊपर से पैंडेमिक आ रखी है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। तो दोहरी मार पड़ रही थी इंडियन फार्मर्स के ऊपर और पीजेंट्स के ऊपर। ऐसे में प्राइसेस जो थे, जो सामानों के दाम थे या फिर अनाज के दाम थे, वो 1913 से 1980 तक, यानी 1913 इसलिए लिखा जा रहा है वर्ल्ड वॉर वन के पहले का टाइम पीरियड, और यहाँ से 1918 जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, इस टाइम पीरियड के बीच में सभी चीज़ों के प्राइस जो थे वो 2 गुना बढ़ गए लगभग लगभग। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी उस समय।
नेक्स्ट जो चीज़ बात करेंगे वो बात करेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। शुरुआत ये गांधी जी के द्वारा की गई थी। पहले इन्होंने इस चीज़ का ट्रायल साउथ अफ्रीका में कर लिया था। साउथ अफ्रीका की एक बड़ी कहानी है, कभी उस पर बात करेंगे अलग वीडियो में। अभी के लिए जो अपने एनसीईआरटी में दिया है इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो एक्चुअली सत्याग्रह में होता क्या था कि इसमें ये गांधी जी का एक आइडिया था जिसमें लोगों को एक मास स्ट्रगल करने का आइडिया दिया था उन्होंने। वो भी कैसे? सत्याग्रह, अगर इसका हिंदी शब्द जो होता है सत्याग्रह, उसको स्प्रेड करेंगे, संधि विच्छेद किया जाता है ना, तो सत्य धन आग्रह, यानी सत्य का आग्रह। तो इसने क्या किया था कि इसमें गांधी जी का कहना ये था कि अगर आपका कारण, मान लो कोई ऑपरेसर है, कोई परेशान कर रहा है आपको, और आप उसके खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हो, तो सत्याग्रह में करना क्या है? सिंपली नॉन वायलेंस तरीके से, हंगामा नहीं करना, मारपीट नहीं करना। तुम लोग तो खैर बीच बीच में करते ही रहते हो, कोई बात नहीं, बट कंट्रोल करो अभी के लिए, ठीक है। तो गांधी जी ने इसमें कहा था कि अगर कोई चीज़ करनी है, कोई काम करना है, उसके लिए आपका जो कॉज है, यानी जो कारण है, वो सही है, सच है, आप सच के रास्ते पे हैं, और इनजस्टिस हो रहा है जहाँ पर भी अन्याय हो रहा है, वहाँ पर अगर आप सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सत्याग्रही जो होता है, यानी जो सत्याग्रह को फॉलो करने वाला आदमी है, वो पूरी की पूरी लड़ाई बिना वॉयलेंस किए जीत सकता है। और गांधी जी का मानना ये था कि ये एक ऐसा तरीका है जो पूरे देश को एक में बांध सकता है। इसको गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस भी कहा। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या? एक्टिव और पैसिव में फ़र्क ये है कि देखो, जब दो लोग आमने सामने लड़ रहे हों, जब दो लोग आमने सामने लड़ रहे हों, तो ऐसे में क्या होगा कि पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक्टिव रेजिस्टेंस है। सामने लड़ रहे हो, सामने बचा रहे हो, लेकिन एक तरफ क्या है, जहाँ पर एक आदमी लड़ तो रहा है लेकिन एक आदमी उसका अपोज कर ही नहीं रहा है, वो बस अपने मन को वहाँ स्थिर करके बैठा हुआ है कि नहीं, हम हाथ नहीं उठाएंगे। तो ये होता है पैसिव रेजिस्टेंस। मतलब सामने वाले को मजबूर कर दो कि वो सोचते सोचते लास्ट में कहे कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ, उसको मारना सही नहीं है, उससे डांटना सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये आइडिया था सत्याग्रह का। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि गांधी जी जो हैं वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो ऐसे में जो देश के अंदर माहौल बन रहा था, वो माहौल ऐसा बन रहा था कि जिससे ब्रिटिशर्स का नुकसान हो जाता है, इंडियन सारे इकट्ठा हो जाते। तो ब्रिटिशर्स ने एक क्या किया कि रॉलेट एक्ट पास किया 1919 में। और इस एक्ट में लिखा क्या गया था कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो एक, आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल कंपोजिशन बना रहा है, लाइक एक ग्रुप बना रहा है जहाँ पर देश को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय थी देश के अंदर, तो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बात कर रहा हो, तो केवल और केवल डाउट के आधार पे ही उस व्यक्ति को उठवा लेंगे और उठवा के जेल में ले जाके कूट देंगे। और यही नहीं, 2 साल तक उसको जेल में रखा जा सकता है बिना किसी ट्रायल के। तो बिना किसी ट्रायल का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं दायर होगा, डायरेक्ट उठा के जेल में डालेंगे और 2 साल तक रख सकते हैं। तो इस टाइम पे, अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जहाँ पर इनका यूज़ होता है इस टाइप का। एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ऐसा एक एक्ट है पोटा, हाँ वही नेटा पोटा वाला पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। नहीं नहीं नहीं, सर्दी में उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में आती है नहीं। पोटा होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसमें यह है कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा लग रहा है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसको डायरेक्टली जो हमारी खुफिया एजेंसी वाले हैं, लाइक आईबी है, रॉ है, ये लोग उठा लेते हैं, बंद कर देंगे। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के आसपास तक। उतने समय तक वो लोग बिना उसको ट्रायल किए, बिना उस पर केस चलाए, डायरेक्ट उससे पूछताछ वगैरह कर सकते हैं। ऐसे में बीच में जो नॉर्मल पुलिस है, मोरल पुलिस नहीं, मोरल पुलिस तो खैर ईरान में थी, हमारे यहाँ की जो नॉर्मल पुलिसिंग है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो इस टाइप का एक्ट अंग्रेज़ों ने बना दिया था, और उसमें वो रॉलेट एक्ट था, उसमें लोगों को उठा करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। अब गांधी जी ने क्या किया कि इसके खिलाफ एक छोटा सा सिविल डिसोबीडियंस टाइप का मूवमेंट चलाया था। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि सिविल डिसोबीडियंस तो 1930 में आया था, नहीं, एक छोटा सा सिविल डिसोबीडियंस टाइप का चलाया था। और वो ये था कि उन्होंने हड़ताल की घोषणा की 6 अप्रैल को, 1919 में 6 अप्रैल को उन्होंने कहा हड़ताल करेंगे। बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, और रैलीज के अंदर अंग्रेज़ों के इस एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई लोगों ने एक साथ मिल करके। ऐसे में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे उनको पता था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो दिक्कत हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ही मास लेवल पे यहाँ पे क्लैंप डाउन करने की कोशिश की। मतलब सोचा कि इसको बढ़ने नहीं देते हैं, नहीं तो ये आग पूरे जंगल में फैल जाएगी। इस वजह से क्या हुआ, गांधी जी का काम ये था कि इनको जाना था दिल्ली के अंदर, पर इनको दिल्ली में जाने से रोक दिया गया। कहा गया कि आप नहीं जा सकते, अगर जाते तो फिर बवाल बढ़ जाता।
पुलिस ने एक और काम किया, कुछ एक अमृतसर में, जलियांवाला बाग नहीं है ये, अलग एक केस है, अमृतसर के अंदर कुछ लोग शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर भी पुलिस ने गोलियां चलाई थी। तो ये सब देखते हुए गांधी जी को जो था ना, ये लग गया था कि अब जो है इसको बड़े लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। तो इसी बीच में एक और इंसिडेंट हो जाता है। वो इंसिडेंट क्या था? वो इंसिडेंट था जलियांवाला बाग मसाकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग मसाकर देखेंगे तो अप्रैल 13 की बात है। ये पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग नाम का जगह है। वहाँ पर क्या है कि वो जो एरिया है एक क्लोज्ड एरिया है। नाम तो नाम से लग रहा है कि बगीचा है, पर बगीचा है एक्चुअली में वो एक सिटी के बीचों बीच एक कह सकते हैं फील्ड टाइप का है। लेकिन इस फील्ड में बस एंट्रेंस जो है वो एक ही साइड से एंट्रेंस बनाया गया है, इस साइड से, लाइक एक तरफ से इंसान जा सकता है, बहुत पतला सा एंट्रेंस है। यहीं पर दो चीज़ें हो रही थी। एक तो इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग जो थे वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से। और साथ साथ इसी दिन जो था बैसाखी का मेला भी था। बैसाखी पता है सिख जो कम्युनिटी है उनके बीच में बहुत फेमस एक त्यौहार है। तो बैसाखी का मेला भी यहीं पे लगा हुआ था। बच्चे बूढ़े औरतें सब लोग यहीं पे इकट्ठा हुए थे। लेकिन कुछ लोगों को, चूंकि उस समय इतना सोशल मीडिया, तुम लोग तो दिन भर इंस्टा पे रील्स 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 रील्स, 1.5 GB डेटा कब खा जाओ पता नहीं चलता। उस टाइम पीरियड पे एक दिन या 2 दिन पहले ही लगभग जो वहाँ का ऑफिसर था जिसका नाम बहुत बहुत फेमस है, जनरल डायर। तो जनरल डायर ने क्या किया था कि वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। मार्शल लॉ आज के टाइम पे हम लोग कहते हैं कि अपने यहाँ इमरजेंसी वगैरह लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, कर्फ्यू लगवा देते हैं, तो उस टाइप का था। लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं चला था वो। और ऐसे में लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग वहाँ अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ लोग जो है वो मेला घूमने आए थे। इस बीच में जनरल डायर वहाँ जाता है सैनिकों को लेकर के, और एक जहाँ पे एंट्रेंस था, जिस गेट से आने जाने का रास्ता था, यहीं पर खड़ा होकर के अपने सिपाहियों को ऐसे खड़ा करता है और पूरी की पूरी भीड़ के ऊपर ही गोलियां चलवाना शुरू कर देता है। ये इंसिडेंट इतना ब्रूटल था कि इसमें एक कहा जाता है कि एक कुआं था, उस कुएं में लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कूद गए और उस कुएं में समझो लाशों का ढेर लग चुका था। दूसरे दिन तीसरे दिन वहाँ से लाशें निकाली जाएँ तो 100-150 तो उसी में पड़े हुए थे। तो बहुत सारे लोगों की वहाँ पर जाने गई हैं। आज भी वहाँ पर एक तो मेमोरियल बना दिया गया है, तो गोलियों के निशान आज भी वहाँ की दीवारों पे है। और बाद में पता है डायर से पूछा गया कि ये बताओ ये सब करने का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था? तो डायर ने कहा था कि ये करने का मेरा ऑब्जेक्टिव तो बस एक ही था कि प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज क्या मिट गया, फीलिंग ऑफ टेरर एंड आव। इसका मतलब ये था कि ये सब डायर ने बस इसलिए किया था कि लोगों के बीच में क्या करे, एक खौफ पैदा कर सके, और सच में कर भी दिया। पर जनरल डायर ने जो सोचा था इसका ठीक उल्टा जो रिस्पांस था लोगों की तरफ से वो होगा, क्योंकि गांधी जी अब शुरू कर देंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे। पर एक चीज़ समझते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरे इंडिया में लागू करना था, क्योंकि पहले छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए थे, इस बार बड़ा मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या था कि पूरे इंडिया के अंदर इस मूवमेंट को फैलाने के लिए पहले ज़रूरत थी, जो कांग्रेस के अंदर 3 टुकड़ों में कांग्रेस बट गया था, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स और एक मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो चुकी थी। ये तीनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे। तो ऐसे में क्या किया कि गांधी जी ने कोशिश की कि कहीं ना कहीं इनको एक साथ लाना पड़ेगा। तो एक साथ लाने के लिए गांधी जी को एक मौका मिल गया। मौका क्या था कि उस टाइम पीरियड पे वर्ल्ड वॉर जो 1 हुआ था ये लगभग एंड हो चुका था, और उस समय ओटोमन एम्पायर जो आज का टर्की है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पद होता था खलीफा का। और ये जो खलीफा है, ऐसा मानना था कि ब्रिटिशर्स ने इनको हरा करके और इनके ऊपर बहुत ही भारी भरकम पीस ट्रीटी इनसे साइन करवाई है। इसका मतलब क्या कि एक समझौता पत्र पे साइन करवा लिया है। खलीफा को उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई हैं, इसके बाद उनसे साम्राज्य उनसे छीन लिया गया है और उनकी बेइज्जती की गई। तो खलीफा उस टाइम पे क्या था ना कि मुस्लिम्स जो थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड थी, उनके लिए वो एक स्पिरिचुअल लीडर का भी काम करते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति थे। तो ऐसे में मुस्लिम्स जो थे इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया पूरे वर्ल्ड में कि आपने हमारे खलीफा के साथ गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी सिलसिले में इंडिया के अंदर भी इसका असर होता है, और इंडिया के अंदर एक खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था। खिलाफत कमेटी क्या थी कि 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया कि एक मूवमेंट चलाया, खिलाफत मूवमेंट। इनका एक मूवमेंट चला, वो था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा था। गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है,
और ऐसे में आप तो हमारे ही बीच से निकले हुए हैं, आप और हम एक ही तो हैं, तो ब्रिटिशर्स से तुम भी परेशान हो, ब्रिटिशर्स से हम भी परेशान हैं, तो क्यों ना कांग्रेस के लीडर थे गांधी जी, उस समय लीडर बन कुछ चुके थे, तो क्यों ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं जो खिलाफत मूवमेंट चला रही थी, इन दोनों को एक साथ आ जाएं, क्यों ना ये दोनों एक साथ आ जाएं और ब्रिटिशर से हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ें। ऐसे में ये समझाने में कामयाब हो गए गांधी जी, और यहाँ पर कांग्रेस और जो खिलाफत कमेटी थी ये आपस में मिल गई। साथ साथ कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो कांग्रेस से थोड़ा बहुत इधर उधर भटके हुए थे, वो भी मिल गए और एक साथ बड़े मास लेवल पे शुरू कर दिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन एक सवाल और कि नॉन कॉपरेशन ही क्यों, तो गांधी जी ने एक किताब लिखी है, बहुत फेमस किताब है, हिंद स्वराज्य, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के अंदर वो इस्टेब्लिश ही इसलिए हो पाया था क्योंकि इंडियंस ने उनको कॉपरेट किया था, हेल्प किया था। तो अगर इनको ये कोऑपरेशन के साथ इनकी इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, तो इंडियंस जब आपस में कोऑपरेट करें तो इनको यहाँ से हटाया भी जा सकता है विद इन एन ईयर। तो यही मान करके शुरुआत की गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन की, और इसमें किया क्या गया कि मल्टीपल स्टेजेस में चलेंगे। शुरुआत होगी, पहले गांधी जी को बहुत सारे टाइटल्स ब्रिटिशर्स ने दे रखे थे जिसमें उनको बहुत सारी उपाधियां मिली थी, ये वो वापस करेंगे। इसके बाद से सरेंडर करने के बाद बाइकआउट किया जाएगा सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, यानी जितना भी अंग्रेजों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं सबको बाइकआउट कर देंगे, यानी रिफ्यूज़ कर देंगे, हम उससे मतलब ही नहीं रखेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि गवर्नमेंट अगर इस केस में अगर एक रिप्रेशन करती है, मतलब उल्टा हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, लाइक मारना पीटना या कुछ भी ऐसा कुछ, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू कर देंगे। तो 1920 था उस समय, महात्मा गांधी और शौकत अली जो खिलाफत कमेटी से थे, इन्होंने मिल करके पूरे देश के अंदर ही बहुत ज़्यादा घूमा फिरा और यहाँ पर क्या किया, जो ये नॉन कॉपरेशन शुरू करना था इसको फैलाने के लिए बहुत सारा यहाँ कोशिश करना शुरू कर दिया। इन द लास्ट क्या होगा, और भी चीज़ें इसमें ऐड की गई कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे, ये भी काम शुरू हो गया। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया के अंदर फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने के बाद इंडियन जो लोग थे, इंडियंस को इससे बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि इंडिया के अंदर पता है कि कॉटन काफ़ी अच्छा मात्रा में उगाया जाता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, सिल्क भी अच्छी होती है। तो इस टाइम पे इंडियन मार्केट जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा था, ब्रिटिश जो मशीन मेड गुड्स थी। लेकिन जैसे ही हमने ब्रिटिशर्स के गुड्स को बाइकआउट करना शुरू किया, हमारे यहाँ की गुड्स की डिमांड बढ़ गई मार्केट के अंदर, और धीरे धीरे इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स थे इनकी कह सकते हो कि प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ गई, अच्छा खासा इनकम आने लगा। तो कहीं ना कहीं ये एक सही दिशा में जा रहा था। पर एक बात समझो, हर जगह ये एक जैसा नहीं था। टाउन्स के अंदर बात की जाए तो ये था, जो लोग थे वहाँ पर, उनके बीच में क्या था कि एक बाइकआउट करने का जो तरीका था वो लगभग लगभग समझ गए थे। पर यहाँ पर क्या था कि कांग्रेस के अंदर आपस में ही बहुत ज़्यादा ऐसा बनता नहीं था। कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि नहीं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनके साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, या फिर उनका ये मानना था कि कहीं हम ये नॉन कॉपरेशन शुरू करें और ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाएं। तो ऐसा चल रहा था। इसके अलावा क्या था, कहने के लिए तो शुरुआत में बड़ा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन लेटर ऑन ये क्या हुआ कि मूवमेंट आगे चल के ढीला पड़ गया। रीज़न ये था कि जो इंडियन मेड क्लॉथ्स होते हैं, जनरली खादी के क्लॉथ्स, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, तो इंडियंस इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दूसरा कि सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया नहीं था। कुछ ऐसे क्लास ऑफ सोसाइटीज़ थे जो लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। वही अगर गांव की बात की जाए, जिसको कंट्री साइड कहा गया है बुक के अंदर, तो गांव में क्या था कि जो बॉयकॉट था वो अलग ही तरीके से चल रहा था। यहाँ पर जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, इनका बॉयकॉट चल रहा था क्योंकि ये लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा हायर टैक्सेस मांगते थे वहाँ के जो किसान थे उनसे, और उनको जो ज़मीन देते थे वो भी अगर रेंट पे दे रहे हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा रेंट मांगते थे। ऐसे में एक व्यक्ति जो हैं, बाबा रामचंद्र सन्यासी, इन्होंने भी लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया था। साथ साथ जवाहरलाल नेहरू भी 1920 के आसपास एक बार गए थे अवध में, और वहाँ पे एक सेटअप किया था अवध किसान सभा। एक और फैक्ट है, 1928 में, 1928 की बात बता रहे हैं, सरदार पटेल ने एक पीजेंट मूवमेंट शुरू किया था बरदौली गुजरात के अंदर, और इसमें उन्होंने बात की थी लैंड रेवेन्यू को कम करने की, यानी जो टैक्स ज़मीन के ऊपर लगता है इसको कम करने के लिए। इसको बरदौली सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो टाउन एंड विलेजेस के बाद बात करते हैं ट्राइबल्स की, जनजातियों ने कैसे इसको देखा। तो जनजातियों में देखो, एक गुडान पहाड़ियाँ हैं, गुदान की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती हैं। यहाँ पर जनजातियों ने क्या किया था, मिलिट्री
गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया था। इनका मानना ये था सीधा सीधा कि जो अंग्रेज हैं इनको अगर इस देश के अंदर से भगाना है ना, तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, इनको मार पीट के भगाना पड़ेगा, दूसरा कोई सीधा तरीका नहीं है भैया। क्या वो एक कहावत नहीं है कि लातों के भूत, अरे बातों से नहीं मानते। हाँ, ठीक है, अपना अपना बना लो, तुम लोग के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चलता रहता है। खैर, तो गुदान हिल्स में ट्राइबल्स ने एक मूवमेंट शुरू किया। यहाँ पर क्या था, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट शुरू किया गया। और इसके पीछे का कारण क्या था, कारण ये था कि जो वहाँ के हिल्स थे, तो वहाँ के हिल्स के अंदर जो फॉरेस्ट हुआ करते थे ना, फॉरेस्ट के अंदर ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था और बहुत सारे नए कानून लेके आ गए थे, फॉरेस्ट लॉज, जिनके वजह से जो ट्राइबल्स थे, जो जिनका वो ज़मीन था, उनको ही फॉरेस्ट के अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो इस वजह से जो ट्राइबल्स थे वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। ऐसे में उन्होंने शुरुआत कर दी थी वहाँ पर एक, कह सकते हो कि डायरेक्ट फेस टू फेस लड़ाई ना करके, गुरिल्ला वॉरफेयर में होता क्या है, छिप छिप करके अटैक करना होता है। तो ये काम में शिवाजी भी बड़ा माहिर थे ना। और बात की जाए इनमें अगर एक हीरो की, तो ये नाम आता है अल्लूरी सीताराम राजू। ये जो थे इन्होंने लीड किया था वहाँ के ट्राइबल मूवमेंट को। नेक्स्ट भी बात की जाए अगर प्लांटेशन वर्कर्स की, तो प्लांटेशन जानते ही हो, प्लांटेशन टी वाला प्लांटेशन, जहाँ पर चाय की खेती होती है, जनरली असम के अंदर होती है। तो असम के अंदर भी ये मूवमेंट अलग ही चल रहा था। असम में दिक्कत क्या थी कि असम के अंदर एक रूल बना रखा था अंग्रेजों ने, वो था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट में कहा क्या गया था कि कोई अगर कोई प्लांटेशन वर्कर है, मान लो ये एक प्लांटेशन वाला एरिया है जहाँ पर चाय की खेती होती है, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो अगर कोई प्लांटेशन वर्कर है वो अपने गांव से आकर के यहाँ काम करता है, तो वो यहाँ तब तक काम करेगा जब तक कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते नहीं है कि वो वापस जाए। इसका मतलब बंधुआ मजदूरी टाइप का हो गया था। और जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने इस मौके का, जो नॉन कॉपरेशन गांधी जी ने स्टार्ट किया था ना, इस मौके का फ़ायदा ऐसे उठाया कि भाई अब तो बस मौका है, जो मर्जी वो कर लो। इन्होंने कहा कि भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी और भाड़ में गया तुम्हारा ये रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स, जो भी हो, हम तो करने से रहे। अब सीधा बवाल शुरू किया प्लांटेशन वर्कर्स ने और इनको सीधा सीधा अपोज कर दिया ब्रिटिशर्स को कि अब हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, घंटा नहीं सुनेंगे। पर ब्रिटिशर तो ब्रिटिशर्स हैं ना, उनके पास थे बंदूक, उनके पास थी आर्मी, उनके पास थी फौज। उन्होंने किया क्या, उन्होंने प्लांटेशन वर्कर्स को बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से पीटा और वहाँ पर उनको बहुत सारे अरेस्ट भी किए गए। बट एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ कि ये मूवमेंट ठीक ठाक चल ही रहा था, इसी बीच में एक बवाल हो गया उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा के अंदर। एक बवाल ये हुआ कि वहाँ पर इस मूवमेंट ने एक वायलेंट रूप अपना लिया और ये फ़ोटो वहीं की दिखाई गई है, यहाँ पर देख सकते हैं, 1922 चौरी चौरा की है। हुआ ये था कि यहाँ पर कुछ लोगों ने, पुलिस वालों ने जनरली क्या किया था कि लोगों के ऊपर थोड़ा सा वायलेंस का इस्तेमाल किया, तो लोग गुस्साए और पुलिस वालों को थाने में बंद करके वहीं पे आग लगा दी, तो कुछ पुलिस वाले इसमें जिंदा मर गए थे। अब ये चीज़ गांधी जी को बड़ा बुरी लगी और गांधी जी ने यहीं पर क्या किया कि इस मूवमेंट को बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया। तो यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म होता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें यह है कि इसके जस्ट बाद कुछ यंग लीडर्स निकल के आ रहे थे, जैसे सी आर दास और नहीं, सी आर दास नहीं, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया था कि ये लोग गांधी जी की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा खुश थे नहीं, पर सपोर्ट दोनों ही ने मिलकर किया है। ऐसा नहीं है कि बोस साहब की आइडियोलॉजी अलग थी और गांधी की अलग थी, हाँ तरीके अलग अलग थे, आइडियोलॉजी तो अलग थी ही मान के चलते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके बीच में मनमुटाव नहीं चलता था, ये लोग मिलजुल के काम करते थे। एक चीज़ इसमें यह है कि जो सी आर दास थे, जिनका अभी नाम लिया मैंने, तो सी आर दास साहब, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मिलकर के एक पार्टी की फॉर्मेशन की थी उसी टाइम पे, स्वराज पार्टी जिसको कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। अब ये सब देखने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को इतना तो पता चल गया कि इंडियंस को कुछ ना कुछ अब लॉलीपॉप पकड़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो छोटे बच्चों की तरह एकदम क्या ज़िद्दी होकर के लौट गए हैं ज़मीन पे और कहीं ना कहीं पिटाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय, जो लाल बाल पाल के ट्रायो में के एक बहुत ही बड़े, कह सकते हो कि नेता थे उस टाइम पे, तो उस समय हुआ क्या था एक्चुअली, ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन का नाम रखा गया था कौन सा, साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन इसका जो लीडर था वो यहाँ पे आता है। तो इस कमीशन का काम ये था कि ब्रिटिशर्स ने इसको भेजा था ब्रिटेन से यहाँ पे, और काम इसका यही था कि जाओ इंडिया के अंदर देखो इंडियंस को क्या क्या प्रॉब्लम है, उनका जो प्रॉब्लम है एक पेज पे लिख के लाओ, रिपोर्ट उसकी बनाओ और रिपोर्ट बना के हमको दो, ताकि हम इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो जनरली ये चाहते थे कि थोड़ा सा, कौन कौन बैठा है भाई, गांधी जी हैं, पटेल साहब हैं, नेहरू साहब हैं, सब इतनी गहन विचारधारा में बैठे हुए हैं,
बीच में बॉटल भी है क्या? अरे नहीं नहीं, पानी की बॉटल है। साइमन कमीशन जब इंडिया के अंदर आता है ना, तो इंडिया के अंदर वो जो उतरता है, वो पहली बात सुन लो, लाहौर स्टेशन पे उतरा था। लाहौर उस समय इंडिया का ही पार्ट था, इस समय पाकिस्तान का पार्ट है। तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा विरोध शुरू हो गया था। अब कहोगे विरोध क्यों हो रहा था? तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। जो वहाँ पर साइमन कमीशन भेजा गया था इंडिया के अंदर, तो साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। बताओ, हमारे लिए वो कानून बनाने के लिए उनको लोगों को भेज रहे हैं, और यहाँ का कोई इंडियन उसमें है ही नहीं। तो इस बात का गुस्सा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा था, और इस वजह से क्या हुआ कि साइमन कमीशन को भारी विरोध देखना पड़ा, और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे उस टाइम पे। इसी के जस्ट बाद टाइम पीरियड आता है 1929 का, जब जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंसी मिलती है कांग्रेस की। और ये यंग लीडर थे। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में ही डिमांड कर दी थी पूर्ण स्वराज की। और ये पूर्ण स्वराज की डिमांड जो की गई थी, वो 26 जनवरी 1930 को की गई थी। इसीलिए आज हम जो अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, वो 26 जनवरी को मनाते हैं। इवन आफ्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 नवंबर को ही ख़त्म हो चुका था 1949 में। इस लेकिन हमने कहा कि नहीं, पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी, ये पूर्ण स्वराज की डिमांड को जब हमने रखा था ना, तो उसी चीज़ को कॉमेमोरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। देखो भाई, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो रहा है, पर क्या करें, सब चीज़ें तुम्हें बतानी भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ मान लो एग्जाम में छूट गया तो नेक्स्ट जो मूवमेंट होता है, वो बड़ा वाला मूवमेंट होता है गांधी जी का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था, वो उनकी गांधी जी ने ये किया क्यों था? एक्चुअली इसको शार्ट मार्च भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि 1930 जो टाइम पीरियड है, जनवरी 31 को, जो वाइसरॉय था उस समय का, इंडिया में जो सबसे बड़ा ऑफिशियल होता था ब्रिटिश का, उसको वाइसरॉय कहते थे। लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन को एक गांधी जी ने पत्र भेजा, एक लेटर भेजा, और उस लेटर के अंदर इन्होंने क्या किया था कि 11 डिमांड्स रखी थी, अपनी 11 डिमांड्स रखी थी। उस 11 डिमांड में एक सबसे बड़ा जो डिमांड था, वो ये था कि जो सॉल्ट टैक्स है, इसको एबॉलिश कर दिया जाए, यानी कि ख़त्म कर दिया जाए। कारण क्या था? क्योंकि सॉल्ट जो एक ऐसी चीज़ है ना, कि ये हर कोई व्यक्ति यूज़ करता है, गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो। गांधी जी चाहते थे कि ये चीज़, जो नमक, जो बेसिक चीज़ है, सॉल्ट में आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कमेंट बॉक्स में बता दो तुरंत। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट था, उसकी मोनोपोली चल रही थी, यानी एकाधिकार था। गवर्नमेंट चाहता नहीं था, और इसके ऊपर टैक्स बढ़ा रखा था। बताओ, नमक के ऊपर भी टैक्स लग रहा है बहुत बड़ा सा। तो जब लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने वो लेटर भेजा था, तो उसने तो एक्सेप्ट किया नहीं था। अब गांधी जी ने कहा, रुको, हम इलाज करते हैं। इलाज कैसे करेंगे? मारेंगे तो नहीं, लेकिन कुछ तो करेंगे। रुको, बता रहे हैं क्या करेंगे। गांधी जी ने शुरुआत कर दी अपने 78 चेला चेला, मतलब जानते ही हो तुम लोग के बहुत सारे चेले होते हैं ना, जिनसे वो दुकान पे भेज के और मैगी मंगवाते हो। हाँ। तो गांधी जी अपने 78 जो ट्रस्टीज़ थे, वॉलंटियर्स, उनके साथ एक मार्च की शुरुआत करते हैं। मार्च का मतलब मार्च का महीना नहीं, मार्च का मतलब जो रैली टाइप की चीज़ होती है वो। तो इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी, और 240 मील का मार्च था टोटल। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? तो शुरुआत इसकी जो हुई थी, वो गांधी जी के आश्रम जो साबरमती है, इससे गुजरात का कोस्टल टाउन जो दांडी का है, वहाँ तक थी। 24 दिनों तक जो वॉलंटियर्स थे, उनको चलना था। लगभग 10 मील पर डे चलते थे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इनको बीच में ज्वाइन भी किया है। इसी बीच में ये गांधी जी की जब यात्रा पहुंच जाती है कहाँ पर, 6 अप्रैल को दांडी के पास, तो वहाँ पर सेरेमोनियली का मतलब सेलिब्रेट करते हुए, लाइक, इन्होंने सॉल्ट लॉ को वायलेट कर दिया। किया क्या? उठा करके हाथ से जो समंदर का पानी होता है, उसको बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद, इसको बॉईल करने के बाद, पता ही है, इवापोरेशन से सॉल्ट बनता है। और इससे शुरुआत हो जाती है कॉलोनियल जो ब्रिटिश रूल था, वहाँ पर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। और इसको अलग अलग टाइप से सपोर्ट किया जाता है। होता क्या है कि अलग अलग जगहों पे सॉल्ट लॉ को अलग अलग नेता जो थे, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। लाइक मुंबई में किसी और ने तोड़ा था, तमिलनाडु में किसी और ने, शुरुआत गांधी जी ने की थी। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, वो भी सरकारी, जो वहाँ के उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही सरकार था। तो इसको भी क्या किया गया, उस समय फॉरेन क्लॉथ्स, इनको बॉयकॉट कर दिया। लीकर शॉप, शराब की दुकानें, इनको भी सामने से ब्रेक लगा दिया गया। पिकेटेड का मतलब क्या होता है? सामने से रोक लगा देना कि अंदर नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें थी। पीजेंट्स जो थे, वो चौकीदारी टैक्स देने से मना कर देते हैं। चौकीदारी टैक्स मतलब वही, रात को चौकीदार घूमता है इधर उधर ना, मतलब सिक्योरिटी मनी। लाइक भाईगिरी करते हैं ना मुंबई में, तो सिक्योरिटी मनी मांगते हैं। वेलकम वाले मूवी वाला मजरू भाई। और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो
रिज़ाइन कर देते हैं, बहुत सारे पीपल जो फॉरेस्ट में थे वो फॉरेस्ट लॉ को वायलेट कर देते हैं। तो ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर ही ये फैल गया। तो इससे अंग्रेजी गवर्नमेंट को तो बहुत तगड़ा झटका लगा। उनको लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने शुरुआत कर दी कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करने की, वन बाय वन। और इस बीच में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल गफ़ार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो ये क्या थे कि इनका अरेस्ट भी 1930 में हुआ। तो एंग्री जो क्राउड थी, जो भीड़ थी उस समय, इन्होंने, इस भीड़ ने बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया। कहाँ पर? पेशावर, इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। फेसिंग आर्मर्ड कार्ड्स एंड फायरिंग, पुलिस फायरिंग्स। सोचो, इतना ज़्यादा इनका सपोर्ट कर रहे थे लोग कि लोगों ने पुलिस की गोलियों के सामने सीधा खड़े होकर कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ भी हो जाती है। साथ साथ जगह जगह मास प्रोटेस्ट हुए, पुलिस के पोस्ट हुआ करती थी उस पर अटैक हुए। इसके अलावा म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, हर जगह तोड़ना फोड़ना सब कुछ शुरू कर दिया गया। पीसफुल सत्याग्रही थे, इनके ऊपर पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से दबाव डालने की कोशिश की, मारा गया, पीटा गया। देख सकते हो यहाँ पे विमेन, चिल्ड्रेन को भी मारा गया है और लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। और तुम लोग तो जानते ही हो, गांधी जी अहिंसा के पुजारी। इनको लगा कि नहीं, अब जो है ये ब्रूटल हो रहा है, तो गांधी जी ने फिर से मूवमेंट को कर दिया बंद। यार बड़ा अजीब टाइप के आदमी है। एक बार कहते हैं शुरू करो, एक बार कहते हैं बंद करो। इसी शुरू बंद के चक्कर में तो भगत सिंह निकले थे, कहे कि गांधी जी का दिमाग फिर गया है, कभी बढ़िया काम कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं रुक जाओ। तो गांधी जी ने यहाँ पर रोक लगा दी और कहा कि ठीक है। उस समय लॉर्ड इरविन जो था, उसके साथ एक पैक्ट साइन कर लिया, गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, तो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं बारी बारी से। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, अंग्रेजों ने एक मीटिंग बुलवाई और कहा कि इंडिया के जो भी लीडर्स हैं वो हमारे पास आएंगे और मिल करके हम लोग एक ऐसा कह सकते हैं कि कंसेंसस पे पहुंचेंगे, एक ऐसे समझौते पे पहुंचेंगे जहां पर सबके लिए सब कुछ ना कुछ हम लोग अलाउ करेंगे। एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना कर दी थी, जो लास्ट में आकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है। तो जो ईयर 1930 था, 31 और 32, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। पहले वाले में कांग्रेस की तरफ से कुछ लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, बी आर अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। एक बार यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, बी आर अम्बेडकर ने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था। वो इसलिए क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो थे वो उस समय अनटचेबल्स के बहुत बड़े लीडर बन चुके थे और ये अपना चाहते थे कि हम लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, यानी कि हमारी सीट को रिजर्व कर दिया जाए। ऐसे में अंग्रेजों को ये बात पता थी और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे ही हुआ, यहाँ गांधी जी को मना लिया गया, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट यहीं पे साइन होता है बीच में ही। तो गांधी को इरविन ने मना लिया था, गांधी जी अब आ गए थे यहाँ पे। गांधी जी जब यहाँ आए तो इनके सामने ही अंग्रेजों ने कहा कि हम वहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं कम्युनल इलेक्टोरेट की, यानी कि अब क्या होगा कि कम्युनिटी के आधार पर किसी एरिया में मुस्लिम ज़्यादा हैं तो वहाँ मुस्लिम इंसान ही वोट में खड़ा होगा चुनाव में और वो वहाँ पर क्या पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा जहाँ अनटचेबल्स ज़्यादा हैं वहाँ अनटचेबल्स की सीट। गांधी जी को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। गांधी जी को पता था कि अगर ये बंट गया तो टूट जाएगा पूरा देश। तो गांधी जी तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे। मुस्लिम लीग यहाँ पे आई थी और मुस्लिम लीग का भी डिमांड कुछ ऐसा ही था, इनको भी मुस्लिम इलेक्टोरेट सेपरेट चाहिए था, यानी अलग से मुस्लिम्स के लिए सीट चाहिए थी। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर, इनकी तो डिमांड थी ही, तो ये तो थे ही। एक और चीज़, गांधी जी को जब पता चला कि अब हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी, गांधी जी को इग्नोर कर दिया अंग्रेजों ने, तो गांधी जी जो थे यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो गांधी जी रहेंगे ही, ये इसमें रहेंगे, लेकिन थर्ड वाले केस में यहाँ पर दिख नहीं रहा, मैं दोबारा से कर देता हूँ। थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 में, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, कह दिया कि हमारी बात सुनते ही नहीं है तो हम जाएं क्यों। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे वो भी नहीं आए, क्योंकि उनकी भी बात मान ली गई। लेकिन अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट था, अंबेडकर इस वाले में भी प्रेजेंट थे। एक जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर जो पहुँची थी वो थी सरोजनी नायडू, तो इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिलाओं को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ये पूरा का पूरा सिविल डिसोबीडियंस था। इसके बाद से एक और लास्ट मूवमेंट आता है गांधी जी का, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में उसकी शुरुआत की गई थी।
अब रही बात उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो लिमिटेशंस में सीधा सीधा हम यही लिख सकते हैं कि देखो, सबसे बड़ी बात तो इसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कारण ये था कि मुस्लिम्स जो थे वो कहीं ना कहीं खिलाफत मूवमेंट के बाद जब वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो मुस्लिम्स कहीं ना कहीं नाराज़ थे और वो चाहते थे कि हमारी एक अलग पावरफुल पार्टी बन के निकल के आए, जो मुस्लिम लीग बन रही थी। दूसरा ये था कि अनटचेबल्स भी अपने आप को बहुत ज़्यादा इससे जोड़ के नहीं देख पा रहे थे। कारण ये था कि अनटचेबल्स को पिछले 1000 साल 2000 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, उनके साथ बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता था। कहीं टंकी का पानी नहीं पीने दिया जाता, रोड्स यूज़ नहीं करने दिए जाते थे, स्कूल के अंदर बैठना अलाउड नहीं था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इसमें अनटचेबल्स भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तीसरा ये है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे वो लोग भी इस टाइप के मूवमेंट से बहुत ज़्यादा मतलब रखते नहीं थे। कुछ एक दो नाम अगर हैं तो उनको हटा दिया जाए, तो बाकी सब लोग इससे मतलब नहीं रखते थे। तो जनरली इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो यही थी। लास्ट में बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की। तो 1942 में हुआ क्या था वो शॉर्ट में बता दे रहे हैं, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं, लाइक बोर्ड के एग्ज़ाम की बात की जाए तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो 1942 में शुरुआत उसकी होती है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है, QIM। और ये शुरुआत कब हुई थी? जब यहाँ पर आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या था? तो जब इसके पहले एक चीज़ समझो, 1939 के आसपास ऑलमोस्ट 1939 के आसपास क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी। तो 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, तो अंग्रेज़ों को यहाँ पर भी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। आए यहाँ पे और कहा कि हमें सोल्जर्स दे दीजिए गांधी जी। गांधी जी ने कहा हम नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं दे दो, हम तुम्हें बदले में डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो एक्चुअली में डोमिनियन स्टेटस उस समय होता क्या था? तो डोमिनियन का मतलब ये होता था कि चलो तुम लोग अपने यहाँ जो राज करना है वो खुद से करो। यहाँ पर मान लो ब्रिटेन है और यहाँ इंडिया है, तो तुम राज खुद से कर लो, पार्टी बना लो, सब कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारा जो प्रेसिडेंट होगा ये नहीं होगा। तुम्हारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर अपना हो सकता है। तुम्हारे यहाँ जो सबसे बड़ा हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी सबसे बड़ा पद, वो हमारे यहाँ की क्वीन या किंग होंगे। यही डोमिनियन होता है। आज के टाइम पे ऐसे कंट्री की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया आज भी ब्रिटेन का डोमिनियन बना हुआ है। यानी ऑस्ट्रेलिया में प्रेसिडेंट का पद नहीं है, वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो ब्रिटेन की महारानी है। इस समय तो चार्ल्स बदल गए हैं, क्योंकि महारानी तो उनकी डेथ हो चुकी है। पर गांधी जी को ये पसंद नहीं आया और गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, अब तो हद हो गई है, अब तुम्हें हमको हमको तुम डोमिनियन स्टेटस दो चाहे कुछ भी दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सीधा सीधा चाहिए अब पूर्ण स्वराज। इस समय गांधी जी ने एक नारा दिया था, वो नारा था डू और डाई, करो या मरो। और ये नारा बहुत फेमस हुआ और इसको लोगों ने अलग अलग तरीके से ही ले लिया। कोई अलग तरीके से सोच रहा है, कोई अलग तरीके से सोच रहा है। फाइनली एक चीज़ और इसमें लास्ट में टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। तो ये वाला सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है वो भी जो चैप्टर 1 इसका है। चैप्टर 1 में एक चीज़ बताया गया है कि लोगों को अगर एक साथ जोड़ने की कोशिश करनी है तो वहाँ पर इमेजेस, पेंटिंग्स, सॉन्ग्स, फोल्कलोर, कहानियाँ, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को, ताकि वो लोग अपने आप से जुड़ाव महसूस कर सकें। तो इसी तरीके से इंडियन लोग जो थे, इंडिया के लोगों ने भी यही चीज़ का सहारा लिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज़ किया, लाइक सॉन्ग्स, प्रिंट्स, सिंबल्स। इसके अलावा फिक्शन, कहानियाँ होती हैं ना, मनगढ़ंत कहानियाँ। तो इससे कोशिश की गई कि लोगों को एक साथ एक धागे में पिरो दिया जाए और सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। ये फेमस भारत माता की पेंटिंग है। 1905 में किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके कोशिश की गई कि सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें। इसी सिलसिले में बहुत पहले ही एक पोएम लिखी गई थी। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पे लिखा हुआ है 1870 के दशक में। पोयम क्या थी? वंदे मातरम। और ये जो है अपने मदरलैंड, यानी जो मातृभूमि है, उससे रिलेटेड एक पोएम लिखा गया। तो ओवरऑल आज के लिए बस इतना ही करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट चूंकि बोर्ड है तो रिस्क ले नहीं सकते, तो थोड़ा सा 2x पर करके देख सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।